दो वेक्टर राशियों को जब गुणा किया जाता है तो अदिश राशियां आती है, ये हम लोग देख चुके हैं। और ऐसे गुणन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था उसमें वेक्टर को जब वेक्टर से गुणा किया जाएगा, यानी वेक्टर राशि और वेक्टर राशि जब गुणा करेगी तो यहाँ पे हमारा क्या मिलती थी, अदिश राशि मिलती थी। और एग्जाम्पल हमारा क्या है इस तरीके का कि जैसे हम लोग बल और विस्थापन ये दोनों ही हमारा वेक्टर है, और इसको जब गुणा करते हैं तो हमारा राशि आती है कार्य। और कार्य हमारा कैसी है, अदिश राशि, यानी कार्य की कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश है। और बल भी हमारा क्या है, सदिश, और विस्थापन भी हमारा सदिश होता है। विस्थापन में भी दिशा होती है कि किस दिशा में विस्थापन हुआ है। तो वेक्टर को वेक्टर से गुणा करने पर जब वेक्टर नहीं आता यानी अदिश राशियाँ आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश राशियाँ आ रही ना दो सदिश को गुणा करने पर, इसीलिए इसको बोला जाता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और इंग्लिश में इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब अदिश राशियाँ हमारी जो होती हैं, जैसे गुणा किया जाता है अदिश राशियों का, जैसे मान लें हम लोग अगर 5 को जो है 10 से गुणा करें तो ये हमारा 50 ही आएगा। गुणा करने का एक और केवल एक ही रिजल्ट हमारा आता है अभी तक हम लोगों ने जो देखा था। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर का जो गुणा करने का तरीका है, वेक्टर गुणे वेक्टर, ये दो तरीके से होता है। यानी अगर यही वेक्टर मान लें कि हमारा 5 है और 10 है तो इसी दो को दो तरीके से गुणा किया जा सकता है, एक बार कुछ आएगा और एक बार कुछ आएगा। तो वेक्टर का जो गुणनफल होता है, यानी वेक्टर का वेक्टर से गुणा, वेक्टर का वेक्टर से जब गुणा किया जाएगा तो दो रास्ते हमारे पास है कि वेक्टर को वेक्टर से गुणा करने पे जो हमारा राशि आई है वो अदिश राशि हो, यानी जो हम लोग देख चुके हैं। कैसी राशि आ जाए हमारी, अदिश राशि आ जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्य जो है अदिश राशि है और बल गुणे विस्थापन से निकलता है। बल और विस्थापन दोनों वेक्टर हैं और दोनों को डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, यानी बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए जो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हम लोग जो पढ़ते हैं ये केवल हाई स्कूल तक ये फार्मूला चलता है। जब थोड़ा सा हम लोग वेक्टर पढ़ लेते हैं 11th में तो वर्क डन इक्वल टू, यानी कार्य बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सही चीज़ ये हो गया, क्योंकि केवल अगर आप ये बोल रहे हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन तो ये केवल हाई स्कूल तक सही है, जब हम लोग वेक्टर से परिचित नहीं होते। लेकिन सिंपली ऐसे पढ़ते हैं कि चलो भाई कार्य हमारा जो है बल और विस्थापन को गुणा करने से आता है। लेकिन जब आप 11th में पहुंचते हैं तो ये फार्मूला आपको पढ़ना पड़ता है। वर्क यानी कार्य जो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट से हमारा कार्य प्राप्त होता है। अब वेक्टर का वेक्टर से गुणा करने का एक तरीका ये हो गया, अदिश राशि आ गई। अब दूसरा तरीका होता है कि वेक्टर को वेक्टर से आपने गुणा किए तो क्या है, सदिश राशि। यानी वेक्टर को वेक्टर से गुणा करने के दो तरीके होते हैं, एक अदिश गुणनफल बोला जाता है और एक सदिश गुणनफल। इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल, और इसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणा। सदिश गुणनफल मतलब कि जो राशि आ रही है गुणा करने के बाद ये हमारी सदिश राशि आएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसको वेक्टर को वेक्टर से गुणा करें और जो हमारा आए वो भी वेक्टर आए। ये इसको जो है डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, आर वेक्टर प्रोडक्ट इसको बोला जाता है।
अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम लोग जो पढ़ते हैं बल आघूर्ण, जो टॉर्क होता है, टॉर्क, ये बल गुणे लंबवत दूरी होता है। लेकिन अगर इसको जो है वेक्टर पढ़ने के बाद लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि बल गुणे लंबवत दूरी। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, यानी जो आर वेक्टर होता है और एफ वेक्टर का सदिश गुणा करने से हमारा टॉर्क निकलता है। ठीक है, आप फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे चुंबक में फार्मूला पढ़ेंगे, जो बल होता है कोई चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कोई आवेश, अगर उस पर आवेश की मात्रा q हो तो इसका जो वैल्यू होता है वो v, उसका वेग, और जो मैग्नेटिक जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के सदिश गुणा से निकाला जाता है। यानी जो बल होता है, बल हमारा क्या है, जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा सदिश है, और वेग भी सदिश है, जो जिस वेग से आवेश गतिमान है, और b हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और q जो है हमारा अदिश राशि है जिसका वैल्यू होता है। तो F बराबर क्या होता है, v क्रॉस b। तो ये सब हमारे क्या एग्जाम्पल हैं, सदिश राशि। यहाँ पे वेग भी हमारा वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, इसमें दिशा ये भी, इसकी दिशा, इसीलिए ये भी वेक्टर हो गया। तो दो वेक्टर v यानी वेग वाले v और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v वाले v का जब सदिश गुणा किया जाता है तो उस पर बल की मात्रा मिलती है। तो एक चीज़ अब हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि एक टाइप का गुणा हम लोग देख चुके हैं, हम लोग दूसरे टाइप का गुणा देखने जा रहे हैं। यानी अदिश गुणन हम लोग देख चुके हैं, सदिश गुणन हमको देखना है। अदिश गुणन हमारा क्या होता है, दो वेक्टर a और v हैं, उनके बीच का कोण थीटा है। दो वेक्टर a और b के बीच का कोण थीटा है, तो उनका जो अदिश गुणन होता है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, a डॉट b से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो अब हमारा हेडिंग क्या रहेगा कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्योंकि हम लोगों ने भूमिका तैयार कर लिया कि ये पॉइंट देख लिया कि वेक्टर को वेक्टर से गुणा किया जाता है, तो कुछ वेक्टर को वेक्टर से गुणा करने पर वेक्टर आता है और कुछ वेक्टर को वेक्टर से गुणा करने पर अदिश राशियाँ आती हैं। तो पहले वाले को अदिश राशि आएगा तो अदिश गुणन, और सदिश राशि आएगा तो सदिश गुणन। तो हेडिंग हमारा क्या होगा, दो सदिशों मतलब वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इंग्लिश में बोला जाता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो इसमें इसका जो सीधा सीधा बात ये है हम लोगों का कि इसमें क्या होगा, दो सदिश को गुणा करने पर जब प्राप्त राशि सदिश राशि होती है तो सदिश गुणनफल होता है। यानी सदिश गुणनफल कहीं पे हो रहा है कि दो गुणा करने का तरीका अभी हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दो सदिश राशियों को गुणा करने प्राप्त राशि सदिश आ रही है, तो इसका मतलब हम लोग वहाँ पे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। एक टर्म आपका यूज होता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे।
दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति। दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति। ये क्या होता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस जो है ये, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो है ये दोनों अक्ष 90 डिग्री पे हैं। तो ये हम लोगों का इस तरीके से है कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, और ये जो तीसरा वाला है ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि ये है और ये। तो अगर इसको एक्स एक्सिस बोला जाए, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा हो गया। देखिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। फिर से ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब अगर आप एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की तरफ अपने, इसको घुमा देने से तो कुछ बदलेगा नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ आप अपने जो है दाएं हाथ के फिंगर को करें। एक्स एक्सिस की तरफ जो है दाएं हाथ के फिंगर को करें और उसको मोड़ें वाई अक्ष की तरफ। तो ये जो अंगूठा हमारा जाना चाहिए वो जेड अक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है कि यानी यहाँ पे देखिए ये एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स अक्ष की तरफ हम लोगों ने अपना हाथ का फिंगर, दाएं हाथ का फिंगर कर लिया। ठीक है, इसको वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा हमारा किधर जा रहा है, ये जेड अक्ष की तरफ जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी अगर एक्स अक्ष की तरफ आप दाएं हाथ का फिंगर करके वाई अक्ष के धनात्मक अक्ष की तरफ मोड़ें तो फिंगर हमारा जाना चाहिए, अंगूठा जो जाना चाहिए वो जेड अक्ष की तरफ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति। तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जब दाएं हाथ की उंगलियों को धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से दूर धनात्मक वाई अक्ष की तरफ कुंतल किया जाता है। कुंतल किया जाता है का मतलब कि मोड़ा जाता है, कुंतल किया जाता है तो अंगूठा धनात्मक जेड अक्ष की ओर संकेत करता है। तो इस टाइप का अगर स्थित कहीं पे बन रहा है तो उसको दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति बोला जाता है। अगर इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज करें, देखें ये इसको हम लोग एक्स अक्ष मान लें और इसको हम लोग वाई अक्ष मान लें और इसको जेड अक्ष मान लें, तब देखें हमारा क्या होता है कि ये जो है क्या दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति बनाता है। हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस है और जो ऊपर हमारा है ये जेड अक्ष है। अब एक्स अक्ष की तरफ जो है एक्स ये है, ये रेड वाला एक्स है, एक्स अक्ष की तरफ आप दाएं हाथ का ये फिंगर कर लिए। ठीक है, अब इसको वाई अक्ष की तरफ मोड़िए। वाई अक्ष की धनात्मक दिशा पे जब मोड़ते हैं तो ये अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, जबकि जेड अक्ष हमारा क्या है, ऊपर है। तो एक्स अक्ष की तरफ आप दाएं हाथ का फिंगर करके और वाई अक्ष की तरफ जब मोड़ें तो अंगूठा अगर जेड अक्ष की तरफ जा रहा है तब दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमारा जेड अक्ष नहीं, नेगेटिव जेड अक्ष की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स की तरफ करके वाई की तरफ मोड़ा तो अंगूठा हमारा नीचे जा रहा है, जबकि जेड अक्ष हमारा ऊपर है। तो ये दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति नहीं है।
इसमें भी सब कुछ वैसे ही है कि एक्स वाई जेड तीनों हमारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको हम लोग ये जो है दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति नहीं है। अच्छा, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे ये बात आ रहा है दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति। दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब होना चाहिए कि एक्स वाई जेड अक्षों का सिस्टम इस प्रकार से हो कि आप एक्स अक्ष की तरफ फिंगर करके, चलिए देखिए इसको एक्स अक्ष, इसको थोड़ा घुमा के देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये एक्स अक्ष है, इसको ऐसे दिखा लेते हैं ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, और कॉपी में बना है जेड अक्ष ये है। तो ये हमारा एक्स अक्ष की तरफ हम लोग करते हैं। देखिए ये हमारा है रेड वाला एक्स अक्ष, और ये हमारा है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष की तरफ हम दाएं हाथ का फिंगर कर दिया और इसको वाई अक्ष की तरफ मोड़ रहे हैं, तो हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर ही हमारा जेड अक्ष है। इसीलिए हमारा समकोणिक दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति ये है, ये वाला और ये वाला नहीं है। तो ये मतलब हमको समझ में आ गया दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति क्या होता है। एक्स अक्ष की तरफ आप दाएं हाथ का फिंगर करके वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में मोड़ें। अगर आपका जो अंगूठा जेड अक्ष की तरफ आ रहा है तो दक्षिणावर्ती समकोणिक निर्देशांक पद्धति है, अदरवाइज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सदिश गुणन क्या होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। परिभाषा नंबर 3 आपका ये है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। परिभाषा नंबर 3, तो ये क्या है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों, यहाँ पे लिख लेते हैं दो शून्येतर सदिशों, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी। ये पूरी बात हो गई कि दो शून्येतर सदिशों ए और बी का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है इंग्लिश में। ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है, ए क्रॉस बी से निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जो रिप्रेजेंट किया जाए वहाँ पे क्या किया जाता है, ए डॉट बी से। यहाँ से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, और ए क्रॉस बी का जो मान होता है मॉड ए मॉड वी साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये तो अभी हमारा सदिश हुआ, और एक वेक्टर एन कैफ हम लोग लिखते हैं, एन कैफ अभी पूरा बता रहे हैं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई से बड़ा नहीं हो सकता। और n चलिए है, और थीटा ये है। फिर एक लाइन यहाँ, अब n कैप के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं कि n कैप क्या है ये भी बताना है। जहाँ यहाँ n कैप
एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इसका परिमाण क्या है, 1 है। n कैप एक मात्रक सदिश है जो a और b दोनों पर लंब है। इस प्रकार a, b तथा n कैप एक दक्षिणावर्ती पद्धति को निर्मित करते हैं। अब यहाँ पे वही आ गया, दक्षिणावर्ती पद्धति कब होगी, ए बी और एन कैप दक्षिणावर्ती पद्धति निर्मित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग दाएं हाथ के फिंगर को ए की दिशा में करके बी की दिशा में टर्न करें तो जो अंगूठा हमारा आना चाहिए वो एन कैप की दिशा में आना चाहिए। तो यहाँ यूज हुआ। तो पूरा फिर से देखते हैं परिभाषा। दो सदिशों का सदिश, दो शून्येतर सदिशों ए और बी का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है, और एन कैप एक वेक्टर है जो ए और बी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और उसकी जो ए बी एन कैप मिलके दक्षिणावर्ती पद्धति को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा एन कैप क्या होगा, यानी यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं कि ये एक्स अक्ष हो, ये वाई अक्ष, तो ये जो हमारा ऊपर जेड अक्ष, ये हमारा दक्षिणावर्ती पद्धति होता है। समकोणिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे 90 पे रहते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो एन कैप हमारा क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये हो गए हमारे ए वेक्टर बी वेक्टर। अब एन कैप हमारा जो है दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ये भी हो सकता है और नीचे डायरेक्शन में दोनों हो सकता है, यानी ये वेक्टर इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर एक वेक्टर हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन हमको इस हिसाब से लेना है एन कैप कि ए बी और एन कैप जो है दक्षिणावर्ती पद्धति को फॉर्म करें, यानी ए की दिशा, ये ए वेक्टर हमारा रेड वाला, ए की दिशा में फिंगर करके बी की दिशा में जब मोड़ें तो हमारा थंब किसकी दिशा में जाना चाहिए, एन कैप की दिशा में। तो यहाँ पे एन कैप हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग यहाँ पे एन कैप रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा होगा एन कैप। ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर के अपोजिट जो वेक्टर होगा इसको भी दिखा देते हैं, ये होगा माइनस एन कैप। ये भी हमारा ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि दो वेक्टर आपके ए और बी अगर ऐसे हैं तो एक वेक्टर अगर ऊपर लिया जाए तो ये भी वेक्टर ए वेक्टर बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, और एक वेक्टर अगर नीचे ले लिया जाए तो वो भी हमारा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन इस हिसाब से होना चाहिए कि ए बी और एन कैप दक्षिणावर्ती पद्धति को फॉर्म करें। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एन कैप जो है क्या होता है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस बी की दिशा होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए क्रॉस बी की दिशा एन कैप की तरफ होती है। तो एन कैप हम लोग डिसाइड करना समझ गए कि ए बी वेक्टर पता है, तो एन कैप हमारा इस हिसाब से होना चाहिए कि वेक्टर ए की तरफ अपना दाएं हाथ की हथेली करके उसको फिंगर को मोड़ें बी की तरफ, तो वो हमारा एन कैप की तरफ अंगूठा जाना चाहिए। ए क्रॉस बी की दिशा एन कैप की तरफ होती है। तो इसमें हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल जो है थीटा है। तो ए क्रॉस बी की दिशा देखिए क्या होगी,
अब वेक्टर ए ये है हमारा और वेक्टर बी ये है, तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर तो इस प्लेन के ऊपर हो गया और एक वेक्टर इन दोनों के जो नीचे प्लेन में होगा वो भी हो सकता है। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, जो ए बी और एन कैप हो उसको जो है दक्षिणावर्ती पद्धति फॉर्म करें। तो इसके लिए हम लोग ए क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए, ये तरीका आपका पूरा फिजिक्स में भी काम देगा सब जगह। ए क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए आप वेक्टर ए की तरफ आप दाएं हाथ की जो है हथेली को कर लें और इसको फिंगर को बी की तरफ मोड़ें। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है हमारा, नीचे जा रहा है। तो ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी हमारी, ए क्रॉस बी की दिशा यहाँ पे ऊपर प्लेन के नहीं होगी, प्लेन के नीचे होगी। ये एन कैप की दिशा होगी और ये कॉपी में बनाना संभव नहीं नीचे, लेकिन ये आपका दिख रहा है कि ये इस प्लेन, इस तल के निचले प्लेन में है। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी का निकालने के लिए जैसा मान लेते हैं हमारा ए है, बी ये है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी की दिशा आपको निकालनी है, तो ए की दिशा में दाएं हाथ का फिंगर किया और बी की दिशा में मोड़ा, हमारा थंब कहाँ गया, ऊपर। तो ए क्रॉस बी की दिशा, ये एन कैप की दिशा, वही हमारी ए क्रॉस बी की दिशा होगी, इस तल के ऊपर होगी। ये हमारा क्या होगा, एन कैप। और एन कैप ही हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। तो जो दो वेक्टर ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और एन कैप जो है परपेंडिकुलर टू ए, एन कैप हमारा, और एन कैप परपेंडिकुलर टू बी, यानी एन कैप हमारा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और ए बी और एन कैप दक्षिणावर्ती पद्धति निर्मित करते हैं। तो अगर आपको ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है तो सीधा सीधा ये आप याद रखिए, ए क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की उंगलियों को ए की दिशा में करके बी की तरफ मोड़ते हैं, तो अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। बस ये आपको अगर पता है कि ए की दिशा में करिए, ए की दिशा में आप दाएं हाथ के करिए और बी की दिशा में मोड़िए, अंगूठा जिधर गया वही हमारा ए क्रॉस बी की दिशा हो गई। तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने इसमें इतना ही देखेंगे कि ए क्रॉस बी हम लोगों ने देखा क्या होता है और ए क्रॉस बी की दिशा कैसे निकाली जाती है, ए क्रॉस बी हमारा डिफाइन क्या होता है।